पीछे। हाँ, तो पहले हम लोग फूड प्रोडक्शन देखा। फूड प्रोडक्शन के बाद आप लोगों से बात करके हम लोगों ने ये सोचा था कि एनिमल टिश्यू शुरू करेंगे, चैप्टर हिस्टोलॉजी शुरू करेंगे। लेकिन हिस्टोलॉजी या एनिमल टिश्यू शुरू करने के पहले या प्लांट टिश्यू शुरू करने के पहले थोड़ा सेल का जो हम लोग का क्लास हुआ था पीछे, उसका आइडिया देखना चाह रहे हैं कि वो कंप्लीट कितना है। कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग जो जानते हैं उसको री कर लेते हैं। अगर समस्या होगा तो इसको देख लेंगे फिर। जैसे पहला क्वेश्चन है, इफ एन एनिमल सेल इज केप्ट इन ए सॉल्यूशन containing high concentration of salt or sugar, what changes will you observe in the cell? है ना। अगर एक सेल को, एनिमल सेल को वैसे सॉल्यूशन में रखा जाए जिसमें काफी मात्रा में साल्ट और शुगर है, तो बताओ क्या जो है ना चेंज होगा उस सेल में। पहला ऑप्शन है सेल श्रिंक कर जाएगा, हाँ, सेल श्रिंक्स होगा मतलब सिकुड़ जाएगा। दूसरा सेल बर्स्ट कर जाएगा, मतलब कि क्या होगा, फट जाएगा। थर्ड है सेल स्वेल्स अप, स्वेल्स अप, है ना, सेल फूल जाएगा। और तीसरा है रिमेन सेम, मतलब सेल के साइज में या आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब इसका ऑप्शन क्या होगा आपके अनुसार? कुछ बच्चा अगर ये बताता है कि सेल बर्स्ट कर जाएगा या सेल श्रिंक कर जाएगा, या कुछ एक का कहना है कि वो सेल स्वेल्स अप हो जाएगा, फूल जाएगा, या सेम रहेगा। तो ये कैसे कह रहे हैं उसको पहले देखते हैं। अगर थोड़ा सा भी याद हो हम लोगों को पीछे का क्लास का, तो अगर हाई कंसंट्रेशन है साल्ट या शुगर का और उसमें कोई सेल को डालेंगे या किसी भी स्ट्रक्चर को डालेंगे, तो वाटर का मूवमेंट किधर से किधर होगा। तो आपको उस पे ये क्वेश्चन का आंसर होगा, ये देखना है। सबसे पहला बात कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है एनिमल सेल का सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, और एनिमल सेल जो होता है वो एसपीएम होता है। एसपीएम का मतलब होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब वो क्या करेगा, केवल वाटर को आने जाने देगा, मतलब सॉल्वेंट को आने जाने देगा, सॉल्यूट को आने जाने नहीं देगा। तो स्थिति क्या है, देखो बाहर में साल्ट और शुगर ज्यादा है वाटर के तुलना में, और सेल में क्या होगा, सेल में आपका वाटर ज्यादा होगा, तो सेल जो है ना वो श्रिंक कर जाएगा। तो पहला आंसर इसमें होना चाहिए कि सेल जो होगा वो श्रिंक कर जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं सबमिट करके, सही है कि नहीं है। अब ये कह रहा है कि ये जो है सो सही है। वाटर जो है, अब इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दे देते हैं कि सेल श्रिंक करेगा तो क्यों करेगा भाई। तो बाहर का अगर हाई साल्ट होगा कंसेंट्रेशन या शुगर सॉल्यूशन होगा, तो स्थिति क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। मतलब हाइपर मतलब अधिक, और टोनिक मतलब कंसंट्रेशन, मतलब कि बाहरी जो आपका सॉल्यूशन है वो अधिक कंसंट्रेटेड कंसंट्रेशन वाला है। तो इसमें वाटर क्या करेगा, वो अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमेशा लो कंसंट्रेशन से जो सॉल्यूशन है उसका लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है वाटर। तो वाटर क्या करेगा, हाई कंसंट्रेशन जो है उसके तरफ मूव करेगा। तो हाई कंसंट्रेशन तो बाहर था, नतीजतन ये जो आपका सेल्स है, सेल्स में से निकल के कहा जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। और ये सेल जो है वो कैसा हो, तो यहां से हमको क्या पता लगा कि हमेशा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। नतीजतन ये जो सेल्स है उसमें से ये जो वाटर है ना वो कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। और सेल से जब बाहर जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा, देखो इसका साइज जो इतना बड़ा था वो श्रिंक होकर छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। अगर किसी को दिक्कत हो, कुछ पूछना हो तो आराम से पूछ सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखते हैं हम कि दूसरा क्वेश्चन है कि क्रोमोसोम हमको देखना है माइक्रोस्कोप में। तो क्वेश्चन है द क्रोमोसोम बिकम विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप व्हेन, कब नजर आएगा। तो पहला ऑप्शन दिया है कि जब सेल्स को हम डिवीजन जब कंप्लीट कर लेगा तब नजर आएगा। दूसरा ऑप्शन है कि सेल जो है ना डिवाइडिंग रहेगा, मतलब डिवीजन करता रहेगा तब नजर आएगा। और थर्ड है कि सेल जो है ना वो मर जाएगा तब नजर आएगा, या मरने को होगा तब नजर आएगा। और चौथा है कि क्रोमोसोम्स कभी भी माइक्रोस्कोप से नजर नहीं आता है। आपको बताए थे माइक्रोस्कोप के बारे में कि माइक्रोस्कोप कम से कम दो भाग में तो हम लोग के लेवल में कर ही सकते हैं। पहला होता है लाइट माइक्रोस्कोप और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब आपके मन में आएगा कि लाइट माइक्रोस्कोप क्यों बोलते, क्या होता है। तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप का बात एक बार फिर से आपको बता दें। वैसी रचना को, स्ट्रक्चर को या एपरेटस को हम माइक्रोस्कोप कहते हैं, जो आपकी को माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, मतलब वैसा स्ट्रक्चर जो हम आई से नहीं देख सकते, नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसको दिखाता है। तो वैसे स्ट्रक्चर्स जो नेकेड आई से नजर ना आए और उनको भी कोई एपरेटस जो दिखा देता है, उस एपरेटस को, उस रचना को हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। अब माइक्रोस्कोप में जो लाइट के मदद से दिखाता है उसको लाइट माइक्रोस्कोप, और जो इलेक्ट्रॉन के बीम के मदद से दिखाता है, इलेक्ट्रॉन की मदद से दिखाता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इसमें कब नजर आएगा, तो आपके अनुसार कुछ लोग का कहना है कि जब डिवीजन कर लेंगे तब, और कुछ का कहना है कि जब डिवीजन होता रहेगा तब, और कुछ एक लोग तो बोले कि नजर ही नहीं आएगा, जबकि ये संभव नहीं है। जब माइक्रोस्कोप से हम देखना चाह रहे हैं तो क्या होगा, क्रोमोसोम नजर आएगा। अब है डिवाइडिंग में होगा कि आपका जो कंप्लीट कर लेगा उसमें होगा। तो मान लिए हम डिवाइडिंग वाला लगाते हैं, क्योंकि आप लोगों का कहना था डिवाइडिंग का, अधिकांश का। देखिए ये आपका जो है सही आंसर है। अब सही आंसर है तो इसको देखते हैं जरा सा। इसका सॉल्यूशन ये है, during cell division the chromatin material in the cell condenses to form chromosome. These are visible under the microscope when stained. क्या कहना चाह रहे हैं, अगर क्लास का याद होगा तो बताए थे कि सामान्य सेल में क्रोमोसोम को नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि वो आपका क्या होता है, उलझकर एक साथ क्रोमेटिन मटेरियल या क्रोमेटिन रेटिकुलम का निर्माण करता है ना। डार्क रचना एक जगह पर उलझा हुआ बॉल, ये आपका उलन बॉल जैसा नजर आता है, और उसको कहते हैं क्रोमेटिन ग्रैनु, उसको कहते हैं क्रोमेटिन क्या कहते हैं, मटेरियल्स कहते हैं, या क्रोमेटिन रेटिकुलम कहते हैं। अब ये जो क्रोमेटिक रेटिकुलम है उसको हम माइक्रोस्कोप से क्रोमोसोम को कब देख पाएंगे, तो क्रोमोसोम्स को माइक्रोस्कोप से देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें जाना पड़ता है सेल डिवीजन में। जो सेल डिवीजन करता रहेगा सेल, उसमें आराम से हम जो है ना वो माइक्रोस्कोप के अंदर में वो क्रोमोसोम को देख सकते हैं। तो पहला ये जो दूसरा ऑप्शन था वो सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपका ये फोटो दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, उसमें आइडेंटिफाई करना है। किसको आइडेंटिफाई करना है, तो जो ऑप्शंस जो बगल में आपको दिया हुआ है, इन ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से इनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कहां है। तो आपको पहला यहाँ पर है कि डीएनए देखना है, हाँ आइडेंटिफाई करना है न्यूक्लियस के अंदर। ये जो पूरी रचना आपको नजर आ रहा है ये क्या है, न्यूक्लियस है। ये पूरा का पूरा रचना न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, डीएनए। आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, राइबोसोम। आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। आपको न्यूक्लियर पोल। आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, वेसिकल।
कहां पर? ए में। ए जो है सो उसके बारे में, ये ए जो लिखा हुआ है ना, ए के बारे में पूछ रहा है कि ये बताओ ये क्या है। यहाँ पर ए लिखा हुआ है, इस ए के बारे में पूछ रहा है कि बताओ इन चारों में से कौन सा है। तो कौन होगा भाई? देखिए, सोचिए जरा सा। ठीक है, आपका कहना सही है कि न्यूक्लियर पोर्स होगा। अब इसको हम देखते हैं सबमिट करके। हाँ, ये जो है ना आपका न्यूक्लियर पोर है। ये लिख रहा है कि आपका सॉल्यूशन में कि जो हम देख रहे थे ए में, वो है क्या? न्यूक्लियर पोर है, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स पर पाया जाता है। रियली में न्यूक्लियर पोर जो होता है प्रोटीन का चैनल्स होता है, जो मटेरियल्स को बाहर से, न्यूक्लियस में बाहर से अंदर की तरफ जाने में मदद करता है, और इसको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। प्लस अगर न्यूक्लियस से भी कुछ निकलना होगा तो वो भी न्यूक्लियर पोर से ही निकलता है। मतलब न्यूक्लियर पोर जो होता है वो चैनल या रास्ता होता है, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे पाया जाता है और प्रोटीन से घिरा होता है, प्रोटीन के द्वारा कंट्रोल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर जीन। The functional segment of DNA are जीन। डीएनए जो है वो जीन का, सॉरी, जीन जो है वो डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट है। सही है या गलत है? ठीक है, आपका कहना देखते हैं ट्रू करके। सही है तो हाँ। अब यहाँ पर है आपका जो है ना कहना जो था वो सही है। देखो, अगर आपको याद होगा तो आपको बताए थे कि डीएनए का वो हिस्सा जो किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है उसे हम जीन कहते हैं। रियली में जीन जो होता है किसी डीएनए पर पाया जाने वाला सबसे छोटा हिस्सा कहा जा सकता है। माने डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा कह सकते हैं। जैसे ये आपका मान लेते हैं कोई पेन है, इस पेन को ले लीजिए। अब इस पेन का बहुत सारा हिस्सा है। अब इसमें देखिए, ये हिस्सा छोटा हो गया, ये हिस्सा, सबका अलग अलग हिस्सा है। तो इसका जो एक छोटा सा हिस्सा जो कोई खास गुण देगा, जैसे देखिए ये नीब हो गया। अब नीब एक खास कैरेक्टर दे रहा है, क्या कलर दे रहा है, इससे लिख पा रहे हो, इससे यहां पर लिख पा रहे हैं। तो ये नीब क्या कहलाएगा? एक जीन कहलाएगा। उसके बाद वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाएगा? दूसरा हिस्सा है। इसका दूसरा एक्सप्रेशन है। जो नीब देगा वो इधर वाला नहीं देगा, तो इसको दूसरा जीन कहेंगे जो गुण देगा ये। इसी तरह से किसी भी डीएनए पर या क्रोमोसोम के अलग अलग हिस्सों को जो अलग अलग कैरेक्टर्स को देते हैं, कोई पार्टिकुलर या खास कैरेक्टर को दिखाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब इसमें अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स का पेयर एक साथ काम करता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स को पैकेज करने में या माइक्रो मॉलिक्यूल्स का पैकिंग करने में। फिर से पढ़ते हैं इसको इंग्लिश में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स वर्क टुगेदर टू पैकेज माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अब इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं पूरे ऑप्शन को ठीक से। ऑप्शन में आ जाओ। पहला है गोल्जी बॉडीज एंड वैक्यूल। दूसरा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी। थर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन आप भेज सकते हैं मोबाइल पे, तो हम देखते। चलिए, ठीक है। कुछ बच्चे का कहना है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी। सबमिट करके देखते हैं। सही है। अब जो है ना इस पे हम आते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो गोल्जी बॉडी है वो आपका दोनों आपस में मिलकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है। और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का काम क्या है कि कोई भी मटेरियल, चाहे वो प्रोटीन को भेजना हो, चाहे आपका जो है एंजाइम को भेजना हो कहीं पर, या जिसको भी पैकिंग करना हो, ये दोनों मिलकर करते हैं। कैसे? बनाने का काम जो होता है सामान्यतः इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है,
लेकिन बनाने के बाद छोटे वेसिकल के रूप में उसको भेज देता है कहां पर, गोल्जी बॉडी पर। और गोल्जी बॉडी क्या करता है कि वो जो छोटा छोटा वेसिकल्स में, छोटे छोटे वेसिकल्स में जो आए हैं ना, उनको सबको जो है वो इकट्ठा कर लेता है। तो जैसे ये छोटे छोटे वेसिकल्स में जो आएंगे उनको वो क्या करता है, इकट्ठा कर लेता है और बड़ा वेसिकल में बदल के उसको पैक करके थोड़ा बहुत उसमें कटिंग और अच्छी प्रोसेसिंग करके जहां जिस जगह भेजना होता है वहां भेज देता है। तो रियली में ले जाने वाला जो है मटेरियल को, जो प्रोटीन के अंदर वो आपका बंद रहता है, पैकेज रहता है, जो भी आपको एंजाइम हो या कोई पार्टिकुलर प्रोटीन हो या कोई पार्टिकुलर जो है ना हार्मोन्स हो, जिनको भी कहीं भेजना है तो बनाया जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा और उसका थोड़ा प्रोसेसिंग किया जाता है, उसको मॉडिफाइड किया जाता है। किसके द्वारा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। अब गोल्जी बॉडी उसको बनाता है, गोल्जी बॉडी उसको मॉडिफाइड करता है और फिर उसको एक्सोसाइटोसिस के द्वारा बाहर भेज देता है सेल के, या फिर उसको सेल के उपयोग के लिए जहां उपयोग हो रहा है वहां भेज देता है। तो ये हम देख रहे थे किसके बारे में, कि सेल ऑर्गेनेल्स में कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जो पैकिंग करता है, पैकेज बनाता है मूवमेंट वाले मॉलिक्यूल्स को, जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाना है। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है, विच इज इनकरेक्ट अबाउट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? अब जैसा ऑप्शन देख लेते बाबू, ऑप्शन को देखिए। पहला ऑप्शन है इंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा, ओनली रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरईआर का मतलब होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। दिक्कत अगर हो रहा है तो हम बता देते हैं, कह रहा है हिंदी में भी बोल देते हैं कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वही अकेले जो है मेम्ब्रेन निर्माण में शामिल होता है। तीसरा बात करते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व्स एज चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स विदिन द क्या सेल। और तीसरा है, चौथा है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज क्या हो जाएगा, अपीयरेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। तो इसमें से आपको क्या देखना है, इनकरेक्ट खोजना था, कौन सा इसमें से गलत गलत है। अब गलत देख लीजिए इसमें, चलिए देखते हैं। ठीक है आपका, ठीक है आपका, आप लोग का जो है ना कुछ हद तक गेस सही है। देखते हैं आप लोग की, आप लोग जो ऑप्शन दे रहे हो उसको हम देखते हैं, एबीसीडी जो दिए हम देखते हैं उसको। पहला जो है ना वो सही है कि गलत है? तो पहले आपका ऑप्शन दबा देते हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों का कहना है कि रफ इंडोप्लाज्मिक जो है ना वही आपका बायोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, बल्कि वो जो आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी इसमें होता है। तो हम देखते हैं ये सही है कि गलत है। यही आप बोल रहे हैं कि यही आपका जो है ना ऑप्शन गलत है, तो देख लेते हैं। वाह, आप लोग जो है ना कुछ हद तक बहुत बढ़िया जो है ना प्रैक्टिस में हैं। और क्या बता रहे हैं कि केवल आरईआर जो होता है ना वो आपका बायोजेनेसिस के लिए नहीं है, बायोजेनेसिस मतलब निर्माण के लिए वो आपका जिम्मेवार नहीं होता है। इसके लिए जो है ना बायोजेनेसिस के लिए, मेम्ब्रेन के निर्माण के लिए दोनों चीज चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, लिपिड भी चाहिए। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेल मेम्ब्रेन या कोई भी मेम्ब्रेन जो सेल का होता है वो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। जब वो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है तो जो लिपिड बनाता है वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा और जो प्रोटीन बनाता होगा वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी इसको याद होगा, इसमें पढ़ा हुआ था, तो बताया कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो कि पूरे घुमावदार स्थिति में आपका साइटोप्लाज्म में भरा होता है। ये आपका मेम्ब्रेन का बना होता है और दो तरह का होता है, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब वैसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर आपका राइबोसोम नहीं होता है,
और दूसरा होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके सरफेस पर सतह पर राइबोसोम पाया जाता है और उसके चलते वो रुखड़ा या रफ होता है। अब इन दोनों के कारण जो है ना क्या क्या होता है याद कीजिए। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था वो आपका देता था प्रोटीन निर्माण को, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर में राइबोसोम चिपका हुआ था। जबकि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था वो क्या करता था? लिपिड बनाता था। अर्थात रफ और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब एसीआर और आरईआर दोनों मिलकर क्या करते हैं? मेम्ब्रेन बनाने के लिए जो पदार्थ है उसको बनाते हैं। इसलिए कह सकते हैं हम कि वो दोनों जो है ना इसके लिए जिम्मेवार हैं। कौन दोनों? आरईआर और आपका कौन? एसीआर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। कह रहा है इस ऑर्गेनेल को पहचानो। जो दिया हुआ है यहाँ पर उसको पहचानो और उसको जो है ना यहाँ पर ये बताओ कि जो ए यहाँ पर लेबल किया हुआ है, देखिए एक जो है ना एक रचना को ए से हम डिनोट किए हैं, तो इसमें से ए जो है ना कौन है? सबसे पहले तो ये बताओ कि ये ऑर्गेनेल कौन है। ठीक है, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनेल डिपिक्टेड, है ना, जो सामने पिक्चर में नजर आ रहा है उसको आप क्या करो? आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले इसका नाम क्या है सो बताना है, और इसमें ए जो कैपिटल ए से जो दिखा रहे हैं वो क्या है सो बताना है। तो आते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन 4 है। ये जो ऑर्गन नजर आ रहा है आपके सामने, एक क्लोरोप्लास्ट है और ए उसका थैलेकोइड है। दूसरा गोल्जी एपरेटस है और ए जो है उसका वेस्किल है। तीसरा जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया है और ए उसका क्रिस्टी है। और चौथा गोल्जी एपरेटस है और ए जो है सो क्रिस्टी है। क्या होगा? क्या होगा आंसर? दूसरा। ठीक ठीक, गोल्जी एपरेटस है जैसा कि आपने बताया। अब इसको हम देखते हैं। देखिए गोल्जी एपरेटस, ठीक है, रियली में वो जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है वो गोल्जी एपरेटस है। और इसमें जो है ना फ्लैट डिस्क जैसा जो नजर आ रहा था एक दूसरे के ऊपर एक रखा हुआ, ये आपका क्या था? वो पूरा का पूरा उसका ट्यूब्यूल्स था। लेकिन वो जो गोलाकार ए से जो डिनोट किए हुए हैं वो नजर आ रहा है थैली थैली जैसा, नीचे भी है, देखो नीचे भी है, पूरा बुलबुला जैसा नजर आ रहा है, और यहाँ ऊपर में भी है। इसको वेस्किल कहते हैं। वेस्किल आपको बताए थे कि टीनी या छोटा आपका जो रचना होता है मेम्ब्रेन बाउंडेड, उसको कहते हैं वेस्किल। थैली, थैली जिसको हिंदी में बोल सकते हैं। तो थैली नुमा रचना है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे थे? वेस्किल। और अंग का नाम क्या था? गोल्जी एपरेटर। अगला क्वेश्चन को देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई आर माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स स्ट्रेंज ऑर्गेनेल। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को हम अनजान ऑर्गेनेल या अनजान अंग कहते हैं, क्यों? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला तो ये है ऑप्शन कि ये कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को बनाते हैं। दूसरा है दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। थर्ड है कि ये सनलाइट को कैप्चर करते हैं और सिंथेसिस करते हैं, फूड को बनाते हैं। और फोर्थ है दे प्रोवाइड एनर्जी टू सेल। ठीक है, अब इसमें आते हैं हम, क्या है इसमें सो? पहला है ऑप्शन, हाँ, कह रहे स्ट्रेंज है। स्ट्रेंज मतलब अपरिचित ऑर्गेनल क्यों बोलते हैं? आते हैं, ठीक है। ये जो है ना स्वतंत्र रूप में काम करते हैं। अनजान जो है ना मतलब एक अलग रूप में ये काम करते हैं। अब आंसर देखते हैं इसका। आंसर दिया है कि चूंकि उनका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, इसी के कारण ये क्या करते हैं? स्ट्रेंज और स्ट्रक्चर के रूप में ये काम करते हैं, अपरिचित के रूप में काम करते हैं। इनमें जो है ना आपका इवोल्यूशन जो ओरिजिन होता है, माना ये जा रहा है कि इवोल्यूशन जो हुआ था, ओरिजिन जो हुआ था
उसके आधार पर ये आपका यूकैरियोटिक नहीं है, बल्कि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो आपका यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर घुस गए हैं और उसके अनुसार अपने आप को ढाल लिए हैं और ढाल कर क्या दिखा रहे हैं, वर्तमान में ये जो है ना सेल ऑर्गेनेल का काम कर रहे हैं। रियली में ये प्रोकैरियोटिक हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर घुसकर अपने आप को क्या किए हैं, वो ऑर्गेनेल के रूप में काम किए हैं। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैव 4 चॉइस, है ना। जो नीचे में क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, ए बी सी और डी, जिसमें से एक करेक्ट है। आपको चुनना है कि इसमें से करेक्ट कौन है। तो क्वेश्चन क्या है भाई, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड, है ना। किसी के ट्रांसपोर्ट के लिए, जाने के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चाहिए, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो आप लोग को अगर याद होगा तो हम बताए थे कि डिफ्यूजन किसको करते थे। डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन साइड टू अदर। जो मॉलिक्यूल्स होता है वो जब एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करता है तो उसको कहते हैं डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस में क्या बताए थे कि जब वाटर जो होता है या सॉल्वेंट जो होता है वो किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पार होता है या जाता है तो उसको कहते हैं ऑस्मोसिस। तो मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और एसपीएम कॉल्ड ऑस्मोसिस। फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट में आपको बताए थे कि वैसा ट्रांसपोर्ट जिसमें कोई पदार्थ या कोई रचना जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसके लिए वो किसी के माध्यम से जाता है, लेकिन इसमें एनर्जी खर्च नहीं होता है। तो मान लेते हैं आप गए थे बाजार, या आपको बाजार से कोई सामान लाना था, आपका पड़ोसी जा रहा था तो पड़ोसी को बोल दिए कि ये चीज लेते आइएगा, कोई भी सामान आपका बोले कि इसको बाजार से लेते आइएगा। तो वो जो पड़ोसी आपका सामान लेकर आया उसमें आपको कोई समस्या हुआ क्या, आपका कोई खर्च हुआ क्या। खर्च क्या हुआ, सामान का खर्च था केवल, लेकिन लाने में जो आपका एनर्जी लगा वहां से बाजार से आपके घर में लाने में, उसमें खर्च नहीं हुआ, आपको कोई भार नहीं पड़ा। एक माध्यम आपको मिला वहां पर जो उस पदार्थ को या जो जरूरी सामान था आपका उसको लेकर आया, और उस माध्यम को हम यहाँ पर प्रोटीन बोलते हैं। सेल के अंदर यही होता है। लेकिन अगर जो है ना खुद सब्जी वाला या खुद उस सामान वाला आपके घर पे आ जाता और आपको वो सामान दे देता, पैसा दे, तब ये कहलाता डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में कोई अलग से माध्यम नहीं होता है, बल्कि जो मटेरियल होता है वो खुद आ जाता है आपके घर पर, जो है ना आ गया वो देने, तो ये क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन। लेकिन किसी को आप बोले कि लेके आइएगा कोई माध्यम के थ्रू, है ना, तो ये हो जाएगा फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट। और ऑस्मोसिस में क्या था, केवल सॉल्वेंट का मूवमेंट है। तो यहाँ पर लिखे क्या है कि सॉल्वेंट के मूवमेंट जो होता है ऑस्मोसिस, उसके लिए जो है ना कोई माध्यम का जरूरत खास करके नहीं होता है। तो यहाँ पर फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। तो आंसर हम लोग देखते हैं फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट का, सबमिट कर देते हैं। देखो कह रहा है कि फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट जो है उसमें प्रोटीन तो चाहिए, लेकिन इसमें चौथा जो ऑप्शन दिया है फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, आप बोलोगे सर तो ऑप्शन तो गलत था, वहां पर रियली में एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो था वो नहीं दे रहा था, इसलिए हम लोग फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट देख लिए। तो रियली में दोनों में चाहिए, फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट में भी और एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर ऑप्शन में है तो उसमें तो चाहिए ही चाहिए एक्टिव। एक्टिव मतलब जिसमें एनर्जी खर्च होता है। तो कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। रियली में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या होता है, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है
जो आपका मटेरियल्स किसी ऑर्गेनिज्म में या किसी सेल के अंदर जब मूव करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, चाहे तो बाहर से अंदर की तरफ या अंदर से बाहर की तरफ या अंदर ही सेल के अंदर जब मूव करते हैं साइटोप्लाज्म में, तो एक विशेष प्रोटीन होता है जो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है या फिर मेम्ब्रेन से पार करता है, और उसी विशेष प्रोटीन को हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहते हैं। तो ये हो गया आपका ऑप्शन में। एपरेटस का नाम सुने थे, गोल्जी एपरेटस का नाम हम लोग सुने हैं, तो देखो तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा काम जो है वो गोल्जी एपरेटस का है। ठीक है, पहला है प्रोटीन सिंथेसिस, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, तीसरा है मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, और चौथा है पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन। अभी हम आप लोग थोड़ा लेट से कुछ लोग जुड़े हैं, या इसको जो है ना हम बताए थे आपको, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी का काम बताए थे। जो भी आपका सिक्रीशन होता है, चाहे पदार्थ का हो चाहे प्रोटीन वगैरह का, तो उनका निर्माण आपके गोल्जी बॉडी पे नहीं होता, बल्कि वो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको गोल्जी बॉडी को भेज देता है, जो उन पदार्थों को या उन मटेरियल्स को पैक करके कहीं जहां भी भेजना हो वहां भेजता है। तो इसमें ऑप्शन जो है पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन होना चाहिए, और उसको हम डालकर देखते हैं ऑप्शन में क्या आता है। देखिए यहां लिख रहा है कि which of the following is not a function of गोल्जी बॉडी। फंक्शन गोल्जी बॉडी का नहीं है, और आपको हम क्या बताए कि गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या था, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, और एक और फंक्शन है पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन। तो इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है, तो इसमें हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस जो है आपको बताया था कि प्रोटीन को बनाता नहीं है, सिर्फ उसको क्या करता है, भेजता है पैकेज करके, मतलब मॉडिफाइड थोड़ा करता है। तो इसमें जो है ना कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब गोल्जी बॉडी का काम प्रोटीन सिंथेसिस नहीं है, ये काम है आपका किसका, और राइबोसोम का, जो कि आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर रहता है और वो बनाता है। तो यहाँ पर रियली में तीनों काम उसका है, किसका भाई, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आपका काम था प्रोटीन निर्माण, और गोल्जी बॉडी का तीनों काम है, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स और पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स। कुछ बच्चे जो है ना मोबाइल के थ्रू जो इसका जवाब दे रहे हैं, उनके जवाब के आधार पर अगर हम देखें तो उनका कहना भी सही था कि काम कौन है उसका, तो पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन को ठीक से देखिए, क्वेश्चन कह रहा था कि which of the following is not a function of गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का काम कौन सा इनमें से नहीं है, तो जो नहीं था वो चुनना था, ना कि है वो चुनना था। तो जो चुनना था वो हो गया प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि इसका फंक्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन को पढ़िएगा, जल्दी से हड़बड़ाहट में हम लोग क्या करते हैं ऑप्शन भेज देते हैं और उसमें गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो हम जानते हैं कि दो मेम्ब्रेन का बना होता है, दो लेयर का बना होता है, उसमें जो बाहरी लेयर होता है वो आपका स्मूथ होता है, जबकि अंदर का जो आपका सेल मेम्ब्रेन होता है उसका दो लेयर था, तो अंदर का जो लेयर होता है वो काफी ज्यादा उसमें फोल्डिंग पाया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया में दो जो मेम्ब्रेन होता है, जैसा कि हम लोग पढ़े थे, उसमें जो बाहरी मेम्ब्रेन होता है वो चिकना होता है, जबकि अंदर का जो मेम्ब्रेन होता है उसमें काफी ज्यादा अंदर की तरफ जो है ना उभार निकला होता है, उंगली नुमा, जिसको क्रिस्टी बोलते थे, याद कीजिएगा। तो उसका क्या काम है ना, क्यों होता है वो ऐसा क्यों होता है भाई, अब ये देखना है। चार ऑप्शन आपके पास है। पहला ऑप्शन है कि उससे क्या होता है, ज्यादा बड़ा एरिया हो जाता है, सरफेस एरिया, जिससे कि एटीपी बनता है, एटीपी बनाने के लिए बड़ा सरफेस एरिया बनाता है। दूसरा है कि इससे क्या होता है कि वो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका रचना जो है ना उसमें स्टेबिलिटी आ जाता है। और तीसरा है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसमें एक प्लेन जो होता है बिना फोल्डिंग का होता है,
जो लेस जो है ना स्टर्डी बनाता है। और चौथा है कि ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ आउटर लेयर ऑन द इनर लेयर, बाहरी जो परत होता है वो अंदर के परत को दबाता है। रियली में हम आप लोग मोबाइल पर जो भेज रहे हैं वो भेज सकते हैं ऑप्शन। ये सही है आपका कहना कि उसमें सरफेस एरिया बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि उसको एटीपी बनाना है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतना ज्यादा एटीपी बनाएगा, उतना ज्यादा एटीपी बनेगा। तो ये आपका कहना पहला सही है। हम देखते हैं, डाल के उसको सबमिट करके देखते हैं आंसर क्या आता है। पहला सही है आपका। क्या कि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा अंदर में तो क्या होगा, एटीपी ज्यादा मात्रा में निकलेगा। और एटीपी क्या था, उसका पूरा नाम था एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी करेंसी होता है। एनर्जी देने वाला आपका क्या होता है, यौगिक होता है, स्ट्रक्चर होता है सेल का, और इसलिए इसको एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है, सो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा ऑर्गेनेल इसमें है जो अपने डिस्कवर के नाम पर है, मतलब जो उसको खोजा है उसके नाम पर है। ये तो आप लोग आराम से बता सकते हो। पहला माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है न्यूक्लियस, तीसरा है क्लोरोप्लास्ट और चौथा है गोल्जी बॉडी। खोजने वाले के नाम पर कौन सा ऑर्गेनेल है? चलिए ठीक कह रहा है। आप लोग में से कुछ बच्चों का कहना है कि गोल्जी जो है ना, उनके द्वारा गोल्जी बॉडी खोजा गया था। हाँ, देखते हैं हम। तो कह रहा है कि ये आपका जवाब जो है ना वो सही है। अब जवाब सही कैसे है थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इनका कहना है कि जो आपका गोल्जी बॉडी था उसका खोज जो है कैमिलो गोल्जी के द्वारा किया गया था। और किसमें किया गया था? खलिहान में जो उल्लू पाया जाता है ना, उल्लू आप लोग जानते होंगे, एक पक्षी है जो रात में समानता निकलता है। तो खलिहान में जो उल्लू होता है, उसी उल्लू के न्यूरॉन सेल में या नर्व सेल में गोल्जी बॉडी को खोजा गया था कैमिलो गोल्जी के द्वारा। और उन्हीं के नाम के आधार पर इसका नाम क्या पड़ा, गोल्जी बॉडी पड़ा। जबकि क्लोरोप्लास्ट जो है ना, उसका उसका खोजने वाला का नाम पर नहीं है। न्यूक्लियस वो भी खोजने वाला के नाम पर नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया वो भी खोजने वाला के नाम पर नहीं है। थोड़ा बहुत भी अगर याद होगा तो हम एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया कौन खोजा था? बेंडा ने। न्यूक्लियस को कौन खोजा था? रॉबर्ट ब्राउन ने। इसी प्रकार से सबका अपना अपना खोजने वाला है। तो नेक्स्ट हम लोग स्किल, अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन गोल्जी बॉडी का आया था, उसके पहले भी गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम आपको डिटेल से क्वेश्चन में बताए थे। यहाँ पर जो है फिगर भी आपको दिखाया गया था, उससे क्वेश्चन पूछा गया था कि वेस्किल जो होता है वो थैलीनुमा रचना जो होता है ना, गोल्जी एपरेटस के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए आवश्यक होता है। क्यों? ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि ये आपका एनर्जी देते हैं केमिकल रिएक्शन के लिए। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि नहीं भैया, ये जो है ना प्रोटीन और लिपिड को डिफरेंट पार्ट्स के ऑर्गेनल्स के बीच में मूव कराने में मदद करते हैं। और तीसरा है कि ये कंट्रीब्यूट करते हैं स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी किसका, ऑर्गेनल का। और चौथा है कि ये जो है ना शुगर प्रोड्यूस करते हैं, जो कि आपका प्रोटीन में जोड़ा जाता है। देखो रियली में, हाँ बताइए। हाँ, कहना आपका सही है कि बी होना चाहिए। कुछ हम देखते हैं डाल के इसका बी है कि नहीं। हाँ, देखिए कह रहा है कि रियली में वेस्किल जो था, जबकि पीछे के फिगर में है, जो बच्चों का छूट गया है वो आगे देख लीजिएगा अपना लिंक भेजने पर। कहा जाता है कि जो इसका सॉल्यूशन क्या है कि जो प्रोटीन और लिपिड है वो वेस्किल में पैक होता है। और भी जो है आपका एंजाइम के रूप में या किसी और जो है ना मटेरियल के रूप में, लिपोप्रोटीन या फॉस्फोप्रोटीन,
ये सारे के सारे मटेरियल को गोल्जी बॉडी क्या करता है ना, वो थैली नुमा रचना में पैक कर देता है और उसको भेज देता है अलग अलग भागों में, जहां जिसको जाना है, जहां भी जाना है वहां उसको भेज देता है। तो वेसिकल क्या है रियली में, वो थैली नुमा रचना होता है जो कि मेम्ब्रेन से घिरा होता है, और उसके अंदर गोल्जी बॉडी जो है ना वो क्या करता है, जिन पदार्थों को जहां भेजना होता है उनको डालकर भेज देता है। जैसे आप ऐसे समझ लो बेसिकली को, आपके घर में कई इलेक्ट्रॉनिक का सामान या और कुछ बाजार से आया होगा, देखिए सब पैक रहता है, तो वो जो पैकिंग है ना वैसा ही पैकिंग मेम्ब्रेन का होता है, किसके अंदर, सेल के अंदर, और पीछे के फिगर में हम देखे भी है। तो इसको हम क्वेश्चन कह रहा है, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द कॉलम, है ना। मैच करना है, आपस में मिलाना है। और यहाँ पर कॉलम भी दिया हुआ है, बगल में आप देख रहे होंगे, बगल में आप ही देख रहे होंगे, देखिए 4 5 ऑप्शन है, सॉरी एक ऑप्शन हमसे दब गया। अब आपको इसमें चुनना है सही कौन है मिलने में। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको पहले देखते हैं, पहले हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, हाँ, या माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पहले है, थोड़ा सा जो है ना हम उसको पहले क्लियर कर लें, थोड़ा सा जो है ना आपको जगह कम है यहाँ पर, जो है ना वो आपका पूरा नहीं आ पा रहा है स्क्रीन पर एक साथ, तो खैर हम कोशिश करते हैं। हाँ, पहला ऑर्गेनल के बारे में कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कैसा होता है, विदाउट मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन या डबल मेम्ब्रेन। अभी हम लोग देखे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है डबल मेम्ब्रेन होता है। एक मेम्ब्रेन जो था बाहर वाला वो चिकना था, और अंदर वाला में क्या था, ढेर सारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्रिस्टी जिसको बोलते हैं अंदर की तरफ निकला हुआ था। अभी तो एक क्वेश्चन था इससे। दूसरा है लाइसोसोम, लाइसोसोम कैसा होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है। और राइबोसोम कैसा होता है, विदाउट मेम्ब्रेन होता है ना, उसमें मेम्ब्रेन होता ही नहीं है। तो ये जो है ना संजोग से जो सी हमसे दबा है वो सही होना चाहिए। देखते हैं हम लोग सी को दबा के सबमिट करके, तो देखिए इसमें, देखिए ऑप्शन क्या दिया है सी में, हाँ सही है। कैसे सही है भाई, आपके मन में आ रहा होगा, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी है, देख लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपका एक डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, जिसमें इनर और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है वो बीच में जगह के द्वारा क्या होता है, अलग अलग होता है। जबकि लाइसोसोम जो होता है उसमें एक मेम्ब्रेन होता है, और राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। जिन बच्चों का सेल नहीं पढ़ा हुआ है, यूट्यूब पर हम डाले हैं, अभी 11th का मेंटल का पढ़ा रहे थे, उसको उसको भी आप देख के समझ सकते हो सेल के बारे में। तो राइबोसोम जो होता है वो उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, और इसी के कारण वो आपका मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल है, मतलब बिना मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनेल्स है। राइबोसोम मेम्ब्रेन क्यों नहीं रखता है, क्योंकि उसको जो है ना वो प्रोटीन को बनाना होता है, और प्रोटीन को निकालने और बाहर जाने के लिए फिर एनर्जी लगेगा। अगर मेम्ब्रेन से घिरा रहेगा तो क्या होगा, उसमें ऊर्जा खर्च होगा। उस ऊर्जा को बचाने के लिए उसको हमेशा बनाते रहना पड़ता है। तो उस ऊर्जा को बचाने के लिए सेल जो है ना वो राइबोसोम को बाहर से मेम्ब्रेन से नहीं घेर के रखती है। तो इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, फिल इन द ब्लैंक से ये इज ए कलरलेस प्लास्टिक। भरना है इसमें से चुन के, चारों जो ऑप्शन दिया हुआ है ABCD, इसमें से कौन सा कलरलेस होता है। प्लास्टिक आपको बताए थे कि प्लांट सेल में पाया जाने वाला एक ऑर्गेनेल है, ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। कौन, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक जो है इसमें से रंगहीन माने बिना रंग वाला कौन होगा, चुनना है आपको। जो लोग जूम से जुड़े हुए हैं वो लोग भी बताइए, बच्ची लोग बताओ, आप लोग में से कोई कौन सा इसमें होगा। देखो हम ऑप्शन आपको समझा देते हैं। हाँ, मोबाइल वाले बच्चे जो है ना कुछ एक तो बता दिए। देखिए यहाँ पर पहला है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मतलब क्या होता है, कलर्ड, और प्लास्ट मतलब रचना, बॉडी। हाँ, तो रंगीन बॉडी, ये क्या कर रहा है, कलरलेस, बिना कलर का, तो पहला तो होगा ही नहीं, पहला तो रंगीन हो गया। दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो, हम बार बार बोल रहे हैं कि सब कुछ आपको दिमाग में रहे वो जरूरी नहीं है, लेकिन हम तोड़ के तो पढ़ो। क्रोमो मतलब कलर, तो कलर प्लास्ट पहला बोल रहा है।
दूसरा जो है ना वो बोल रहा है क्लोरोप्लास्ट, मतलब क्लोरो मतलब हरा, ग्रीन, क्लोरो हरा, ग्रीन, तो ग्रीन प्लास्ट। और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको मतलब कलरलेस होता है, तो वैसा प्लास्टिक जो बिना कलर का हो। और चौथा है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल तो पिगमेंट है, वो तो रचना नहीं है, प्लास्टिक नहीं है, वो प्लास्टिक के अंदर पाया जाने वाला एक पिगमेंट है। तो आंसर क्या होना चाहिए कलरलेस में? सी होना चाहिए, क्योंकि कलरलेस प्लास्टिक इसी को अभी आया, हम लोग जो पढ़े समझे उसके अनुसार तो यही आया। अब देख लेते हैं इसका ऑप्शन में, हम ऑप्शन देखते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो अकेला कलरलेस प्लास्टिक है, और इसका काम क्या था याद करो, ये स्टोरेज करता था किसका? लिपिड का, प्रोटीन का, है ना, और इसी के आधार पर इसका नाम भी अलग अलग था। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या है? कलरलेस प्लास्टिक है जो प्लांट सेल में पाया जाता है, और ये स्टोरेज इसका फंक्शन है, जैसे लिपिड को स्टोर करना, प्रोटीन को स्टोर करना, हाँ, ऑयल को स्टोर करना, ये सब इसका फंक्शन है। अब यहाँ पर हम देखो ऑप्शन में, सॉल्यूशन में देख लेते हैं। जो है ना ये आपका स्टोरेज करता है, क्रोमोप्लास्ट जो है कलर प्लास्टिक होता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बाबू? देखो आप लोग को अगर थोड़ा बहुत भी याद होगा तो आपको बताए थे लाइसोसोम का काम क्या था, एंजाइम रखता था, डाइजेशन में मदद करता था, या बाहर से कोई आया है ना स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म उसको समाप्त करता था। तो लाइसोसोम जो है वो बाहर से आने वाले पदार्थों को समाप्त करता था, फॉरेन पार्टिकल को समाप्त करने में मदद करता था, और तो और डाइजेशन में मदद करता था, तोड़ने में मदद करता था, और सेल को साफ रखता था, जो भी टूटा फूटा है ना प्रोटीन का, लिपिड का, वो सब को समाप्त कर देता था। गोल्जी अपरेटस का काम अभी आपको हम बता रहे हैं कि गोल्जी अपरेटस क्या करता है, पदार्थों को पैक कर देता है, और या सिक्रीशन को पैक कर देता है और एक जगह से दूसरी जगह सेल में भेजता है। तीसरा था राइबोसोम, राइबोसोम जो है ना वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और प्रोटीन सिंथेसिस करने के कारण इसको फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन या प्रोटीन सिंथेसिस साइट भी बोलते हैं। तो राइबोसोम का काम क्या हो गया? प्रोटीन का निर्माण करना। और न्यूक्लियस जो है वो क्या था? कंट्रोल ऑफ सेल एक्टिविटी, ये इसका काम है। तो रियली में प्रोटीन सिंथेसिस का काम किसके कौन किया सेल के अंदर या साइटोप्लाज्म के अंदर? तो आराम से आप बता दोगे राइबोसोम, इसलिए तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं। तो ऑप्शन हम लोग रखते हैं राइबोसोम। देखते हैं डाल के अब क्या आता है। अब आया कि सॉल्यूशन जो है, देखिए राइबोसोम जो है स्मॉल स्ट्रक्चर है, जो चाहे तो आपका गोलाकार होता है फ्री स्टेट में, या फिर जो है ना वो आपका साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है। गोलाकार स्ट्रक्चर है, छोटा जो कि या तो फ्री स्टेट में रहता है, साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है, या फिर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उस पर जाकर चिपका हुआ रहता है, ऊपर से चिपक जाता है, जिसके कारण वो रफ या खुरदरा नजर आता है। राइबोसोम जो होता है चाहे यूकैरियोट्स का हो चाहे प्रोकैरियोट्स का, यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक सेल आपको बताए थे, वैसे सेल जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है या मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स पाया जाता है उसको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, और वैसे सेल जिसमें न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक किसी भी सेल में अगर राइबोसोम है तो राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन सिंथेसिस का स्थान होता है। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि कौन सा ऑर्गेनेल्स जो है, दिया हुआ 4 गो ऑर्गेनेल्स है उसमें से कौन सा ऑर्गेनेल्स है जिसका अपना जेनेटिक मटेरियल होता है? आप देखो करके उसको देख लेते हैं। कहना है कि कुछ एक बच्चे का कहना है कि इसमें जो है ना आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसे तुक्का नहीं मारना है। रियली में आप याद करो, आपको बताए थे कि आपके यूकैरियोटिक सेल में 2 सेल ऑर्गेनेल्स था, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक था प्लास्टिड। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, इसमें क्या पाया जाता है? अपना डीएनए और आरएनए पाया जाता है,
और उसको कुछ हद तक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल बनाकर रखता है। मतलब अर्ध जो है ना स्वतंत्र सेल ऑर्गेनेल बनाकर रखता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर है, प्लास्टिड तो है नहीं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और सबमिट करते हैं। तो सिलेक्ट करके अगर हम सबमिट करेंगे तो क्या होगा, देख लीजिए। अरे वो आगे बढ़ गया क्वेश्चन, वो आपका हो गया था माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। कह रहा है सॉरी, उसको सही था आपका, माइटोकॉन्ड्रिया सही है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है, अपना डीएनए और कुछ आरएनए पाया जाता है, जिसके चलते वो अपने कामों को पूरा कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स विल बी एब्सेंट इफ द सेल हैज नो न्यूक्लियस। इनमें से कौन सा रचना जो है ना वो एब्सेंट हो जाएगा अगर न्यूक्लियस जो है ना सेल में नहीं है। तो देखो न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर जो है ना वो आपका पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्या नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में रहता है, न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहता है। लाइसोसोम वो भी आपका साइटोप्लाज्म में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो भी साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो क्रोमोसोम जो होता है, याद कीजिए फिगर में पीछे दिखाए थे आपको हम बना के, नहीं सॉरी यहाँ पर आया था आज के अथी में भी। तो क्रोमोसोम जो है ना धागानुमा रचना है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में नहीं रहता बल्कि कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम। तो यहाँ पर आंसर क्रोमोसोम को सबमिट करते हैं। थोड़ा सा इसको हम इसको देखते हैं, ठीक है। देखो एनिमल सेल जो होता है उसमें न्यूक्लियस जो होता है उसमें क्रोमोसोम नहीं होता है। क्यों भैया, कहा नहीं होता है भैया, न्यूक्लियस अगर नहीं रहेगा तो क्रोमोसोम उसमें नहीं रहेगा भैया। क्यों नहीं रहेगा क्रोमोसोम, क्योंकि न्यूक्लियस में ही क्रोमोसोम रहता है। अगर न्यूक्लियस को हटा देंगे तो क्रोमोसोम समाप्त हो जाएगा किसी भी सेल में, चाहे वो एनिमल सेल रहे चाहे प्लांट सेल रहे। ऐसे प्लांट सेल में जो है ना कुछ आपका प्लास्टिड में भी आपको बताया, और किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में भी कुछ डीएनए पाया जाता है। लेकिन एनिमल सेल में तो केवल और केवल न्यूक्लियस के अंदर ही था। तो न्यूक्लियस के अंदर जो है ना क्रोमोसोम आपका पाया जाता है एनिमल सेल में, और किसी में नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी थोड़ा रहता है, लेकिन मेन मेन जो आपका है क्रोमोसोम वो कहाँ रहता है, न्यूक्लियस के अंदर। देखिए फिगर बना हुआ है, न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस को बाहर निकाले हैं, उसमें देखिए क्रोमोसोम है धागानुमा, और वो बना किसका होता है क्रोमोसोम, डीएनए का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो को स्टेटमेंट दिया है और इन दोनों स्टेटमेंट को आपको देखना है। पहला स्टेटमेंट है कि लाइसोसोम जो है वो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, और दूसरा स्टेटमेंट लाइसोसोम हैव डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब कह रहा है कि इसमें से कौन सही है, ये चुनना है। और क्या दोनों सही है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या दिया है कि पहला ऑप्शन दिया है कि ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, दूसरा दे रहा है कि ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, और तीसरा कह रहा है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, और चौथा कह रहा है कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, दोनों के दोनों। डी नहीं होगा बाबू, डी कैसे होगा, डी आपका अगर होता तो दोनों के दोनों इनकरेक्ट होता। लाइसोसोम में, अभी तो आपको थोड़ा देर पहले एक क्वेश्चन में बताया कि लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है, अभी तो पढ़ा है बाबू, एक क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पर जो है ना दूसरा करेक्ट है, पहला गलत है। फोटोसिंथेसिस में कौन शामिल होता था, माइटोकॉन्ड्रिया। तो पहला तो गलत है 100%, लेकिन दूसरा सही है। लाइसोसोम में जो है ना डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है, अभी आपको हम बताए थे, सुसाइडल बैग बोलते थे इसको। अगर ये फट जाए तो क्या करता है, मार देता है इसको, सेल को। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो दूसरा सही होना चाहिए। हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन है कि ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। का है भाई, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल होता है, हम पीछे भी देखे, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है, और ये क्या करता है, जो वेस्ट मटेरियल्स है उसको हटाता है सेल में से, डाइजेस्ट करता है, और जो बाहर से भी जो आता है ना उसको भी समाप्त करता है। साथ ही साथ यहाँ पर हम लिखे हैं कि अगर किसी कारणवश वो आपका टूट जाए, कौन टूट जाए, तो लाइसोसोम। तो जैसे ही लाइसोसोम टूटेगा उसका मेम्ब्रेन तो सुसाइडल बैग जैसा काम करेगा,
और ये क्या करेगा, उसको समाप्त कर देगा। जबकि क्लोरोफिल जो है ना वो कहाँ रहता था, क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट जो है ना वो फोटोसिंथेसिस करता था। तो पहला आपका गलत था और दूसरा केवल सही था। तो ये आपको हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आते हैं, देखा जाता है ना। ये हम लोग को जो है ना वो तो जानना तो है, थोड़ा भार पड़ेगा। हम ऐसे आपको डाल देंगे यूट्यूब पर, आप अपना देख लीजिएगा। राहुल वाज वर्किंग ऑन एन एक्सपेरिमेंट on the cells of onion peel. While observing the cells under the microscope, he finds many cells with thin thread-like structures in their nucleus known as A. है ना, ये A को चुनना है, ये क्या है उसमें। दूसरा कह रहा है in few other cells there were thick conspicuous egg-shaped structure called B, and in such cell he could not find the nuclear membrane, ठीक है, which is A and B। हाँ, एक प्याज को लिया। अगर आपको याद होगा, हम क्लास में आपको बताया था कि प्याज का जो हटाओगे अंदर से देखना वो निकलता है ना, वो मोटा मोटा जैसा निकलता जाता है, फूल का जैसा, हटाते जाओ हटाते जाओ। तो वो जो आपका प्याज खाते होंगे तो उसमें से अंदर से देखिएगा ना, वो काटा हुआ जो पीस है ना, उसको जब खोलिएगा ऐसे तो देखिएगा अंदर में से कुछ उजला जैसा निकलता है। आपको बताए होंगे, याद करो, ऐसे था प्याज में। हाँ, प्याज में आपको क्या बताया था कि एक के ऊपर एक छिलका छिलका जैसा था ऐसे। हाँ, उसको हटा, उसको निकाल के, और जब उसका अंदर से जो ना वो वैसे करोगे ना तो उजला जैसा निकलेगा कुछ। और वो जो उजला जैसा निकलता है उसी को हम पील्स कहते हैं। अभी हम उसको चाहेंगे कि आपको दिखाएं, थोड़ा सा देखते नहीं आया तो। ये देखिए, ये प्याज का छिलका है। प्याज जो है ना उसको, उसका एक छिलका को हम ऐसे उतारे हैं, ठीक है। ये प्याज का एक छिलका है, वो पूरा सूखा हुआ वाला छिलका नहीं है, वो जो भींगा हुआ जैसा होता है ना, एक के ऊपर एक। अब इसको इसमें अंदर से देखिएगा तो अंदर से जो है ना उजला जैसा ऐसे निकलेगा, देखिएगा एक लेयर ऐसे अंदर से। जब हम देखते हैं ना तो प्याज में, प्याज के छिलका जब तोड़ते हैं तो अंदर से जो है ना उजला जैसा इसमें से निकलेगा, ऐसे पतला सा झिल्ली जैसा ऐसे। देखिए देखिए, इसको हम अलग कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये है, ये देखिए ये निकला, ये प्याज के अंदर से निकला है ना। वो जो है आपका, देखिए ये, इसी को जो है ना रंग देते हैं, रंग कर इसको माइक्रोस्कोप में ऐसे देखते हैं तो इसमें आपको सेल्स नजर आएगा, प्लांट सेल्स नजर आएगा, ठीक है। और इसी को यहाँ देखा गया है। तो देखा गया तो क्या देखा उसमें कि क्या नजर आया उसको, नजर आया कि ए जो आपका है न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर था, उसमें जो है ना ढेर सारा आपका कुछ थ्रेड लाइक, थीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आया। तो क्या था, तो पहला देखो, थीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अगर नजर आता है तो क्रोमोसोम है, 100% है। और दूसरा में उलझा हुआ नजर आया तो क्रोमेटिन फाइबर है। तो पहला जो है ना आंसर इसमें होना चाहिए, जैसा कि आप बता रहे हो। देखते हैं डाल के हम, क्या हो गया। पहला पहला बता रहे ना, हाँ, तो हम देखते हैं, उसको सबमिट करते हैं। हाँ, कह रहा है कि क्रोमेटिन फाइबर सही में है। देखो, वो जो है ना, वो जो धागा नुमा नजर आया वो आपका क्या था, वो आपका क्रोमेटिन फाइबर था। लेकिन दूसरा जो है ना आपका क्रोमोसोम है जो कि सुलझा हुआ नजर आया। तो आपका जो कहना था वो सही नहीं है, हाँ, वो आप गलत बता रहे थे। क्या है कि वो जो आपका नजर आया उसको धागा जैसा उलझा हुआ, उसका नाम था क्रोमेटिन फाइबर। लेकिन सेल डिवीजन के समय क्या होता है, वो आपका कंडेंस हो जाता है और एक शेप स्ट्रक्चर में बदल जाता है जिसको क्रोमोसोम कहते हैं। तो देखिए ये क्रोमोसोम है जो कि एक शेप था। क्वेश्चन को ठीक से देखिएगा, उसको फिर से इसको जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। हवड़ा जाते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पर धागा जैसा उलझा हुआ नजर है, क्रोमेटिन रेटिकुलम में जो है ना धागा है, क्रोमेटिन इसको बोलेंगे। और जो है ना जब सेल डिवीजन होगा तो ये क्या हो जाता है, ऐसा एक शेप नजर आता है। और ये जो एक शेप नजर आ रहा है इसी को क्या कर रहे हैं, क्रोमोसोम कर रहे हैं, ठीक है। कि क्रोमोसोम है ह्यूमन बीइंग का। बताओ क्रोमोसोम जो है
ह्यूमन बीइंग में कितना होता है, संख्या बताना है। 94, 23, 46, 22। आप लोग जूम ऐप वाले भी बताओ, आप लोग एकदम नहीं बोलते हो। सर बी। बी। यस सर। एक बच्चा सी बोल रहा है। सर बी। देखो ह्यूमन बीइंग में जो है ना 46 क्रोमोसोम होता है, 46, 23 तो गैमिट में होता है। एक या स्पर्म में होगा, गैमिट में होगा 23, तो आंसर सही में सी होना चाहिए। देखिए द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग इज कितना, 46। 23 पेयर्स होगा रानी, ये गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 23 पेयर्स। 23 पेयर्स में होता है, जोड़ा में। ये जो 23 लिखा हुआ है ना, खाली संख्या है, जोड़ा नहीं है, तो 46 होगा आंसर। और 23 अगर खाली लिखा हुआ रहता तो ये गैमिट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which are the long strand of genetic material in the nucleus called? What are the long strands of genetic material in the nucleus called? न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है लॉन्ग धागा नुमा, उसको क्या बोलते हैं? अभी तो अगला क्वेश्चन में था ये। अभी तो देखिए हम लोग क्रोमैटिन बोले थे, और अगर वो जो ना एक सेट हो जाए तो उसको क्या बोलते थे, क्रोमोसोम देखते थे। अभी तो जस्ट एक क्वेश्चन पीछे देखे हैं हम, क्रोमैटिन होगा। देखिए फिर से हम दिखा दे रहे हैं आपको। आप लोग भी बहुत जल्दी कंफ्यूजन में आ जा रहे हो। आंसर क्या हो जाएगा, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन जो है न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारे सेल में, और ये जो है ना आपका डीएनए का बना होता है। जो आपका डीएनए जो है ना वो किसका, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन के साथ मिलकर वो धागा नुमा रचना का निर्माण करता है, और उसी को कहते हैं क्रोमैटिन या क्रोमैटिक थ्रेड। और वो उलझा हुआ रचना में रहता है। लेकिन जब वो आपका कंडेंस्ड फॉर्म में पाया जाता है तब उसको क्रोमोसोम कहते हैं। ऐसा आपको पता है। अब हम नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल इज, ये तो आराम से आपको बताना चाहिए। प्लांट सेल और एनिमल सेल में मुख्य अंतर क्या है? सेल में मूवमेंट होता है बच्ची, सेल में मूवमेंट नहीं होगा ना, उसी में अंतर होगा भैया। नहीं है, क्योंकि आपका बात को हम काटना नहीं चाहेंगे। आपका ये है क्वेश्चन, आपका जवाब है, तो हम डाल के देखते हैं। देखिए नहीं, काहे नहीं भैया, मूवमेंट सेल के लेवल पर नहीं होता ना, ऑर्गेनिज्म पर। आपका सेल बॉडी का निकल के मूव करते रहता है, आप मूव करते हो ना। तो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए था, ए न्यूट्रिशन। काहे भैया, एनिमल सेल जो था वो खुद अपना भोजन नहीं बना सकता है, जबकि प्लांट सेल क्या करता है, खुद अपना भोजन बनाता है, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, है ना। तो क्लोरोप्लास्ट के कारण वो फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन खुद बना लेगा। जबकि जो एनिमल सेल है उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। जब क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो हेटेरोट्रॉपिक होगा, और प्लांट सेल कैसा है, ऑटोट्रॉपिक है। ये मेन अंतर था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें पूछ रहा है कि ए और बी, देखो देखो दिया हुआ है दो स्ट्रक्चर ए और बी, उसको बताना है कि ए और बी क्या है। देखो यहाँ पर आपको देख रहे होंगे ए और बी है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ए, है ना ए। तो ए क्या है और बी क्या है, हम आपको अगर नहीं नजर आ रहा था थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आपको साफ नजर आएगा। अब नजर आ रहा होगा सारे बच्चों को। हाँ सब बच्चा तेज है। देखो दो है, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स है। अब इसमें देखो ए है डिनोट किए हुए, देख रहे हैं ए से डिनोट किए हुए, यहाँ पर देख रहे हैं ए। अभी क्या है सो बताना है। और बी जो है ना यहाँ पर देखिए बी को डिनोट किया है इसमें प्रोकैरियोट्स में, वो क्या है। अब आपको चुनना है, ऑप्शन पे हम आते हैं। हाँ ऑप्शन पे आते हैं, देखिए ऑप्शन पे आ गए। ए क्या है बी क्या है बताओ, कोई बच्चा बताओ। साइटोप्लाज्म में जो आपका ड्रॉप जैसा या फिर डॉट जैसा जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको राइबोसोम बोलते हैं भैया। और प्लांट सेल, ये सॉरी, एनिमल सेल और प्लांट सेल में तो न्यूक्लियस होता है, लेकिन कभी भी प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोइड हो जाएगा। तो आंसर इसमें फोर्थ होना चाहिए। देखिए इतना कंफ्यूजन क्यों रखते हैं,
देखिए नेक्स्ट में, हाँ देखिए, अब हम थोड़ा सा इसको दिखा देते हैं आपको। राइबोसोम जो होता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में पाया जाता है, जो कि सेल ऑर्गेनेल्स हैं। और ये या तो आपका साइटोप्लाज्म में तैरता हुआ मिलेगा या रफ एंडोप्लाज्मिक पे यूकैरियोट्स में जुड़ा हुआ मिलेगा। ये ऑर्गेनेल्स का काम क्या था? प्रोटीन सिंथेसिस। अब बी देखिए, बी जो है ना वो न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर होता है किसमें? प्रोकैरियोट्स में, लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि उसमें सेल मेम्ब्रेन तो होता है बाहर में, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस में नहीं होता है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न होने के कारण उसको हम न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे। यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल जो है ना वो कंडेंस्ड फॉर्म में पाया जाता है, जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सही था? पहला ऑप्शन नहीं बल्कि चौथा ऑप्शन सही था, राइबोसोम और न्यूक्लियोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ दीज स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर एनिमल सेल में नहीं होता है? कौन बताएंगे? जल्दी से बताइए। सेल वाल यार, सेल वाल केवल प्लांट में और फंगस सेल में पाया जाता है। देखिए, is a boundary present outside the plasma membrane और इन सेल मेम्ब्रेन इसको बोलते। किसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ये बना होता है सेलुलोज का और बना किसमें पाया जाता है? प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल में नहीं होता है सेल वाल। एक चीज और ध्यान रखना, फंजाई सेल में भी रहता है, वहां पर ये काइटिन का बना होता है। तो फंजाई सेल में भी है सेल वाल, एनिमल सेल में भी है सेल वाल, प्रोकैरियोट्स में भी सेल वाल पाया जाता है। लेकिन एनिमल सेल में, किसी भी एनिमल सेल में सेल वाल नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन इसमें बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा इसमें सेल में जो होता है ना उसको गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम कहते हैं, माने कूड़ा करकट को हटाने वाला कौन है इसमें से? चुनना है, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, पेरोक्सिसोम और लाइसोसोम। गार्बेज को हटाने वाला कौन होता है? आपको बताया था कि जो भी कचरा रहेगा उसको लाइसोसोम हटाते रहेगा अपने एंजाइम की मदद से। तो यहाँ पर लाइसोसोम होगा। सोम जो है ना वो आपका, क्या कर रहे हो, बार बार बंद कर रहे हो बाबू। लाइसोसोम जो है ना वो वेस्ट डिस्पोजल, लाइसोसोम जो होता है वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है सेल का। अभी आपको पीछे भी बताए थे, जितना आपका सड़ा गला चीज होगा, टूटा हुआ चीज होगा, जैसे सेल ऑर्गेनेल्स मर गया या फिर जो है ना साइटोप्लाज्म में कोई चीज जो है ना और आ गया बाहर से, उस सब को हटाने का, उसको सेल को साफ रखने का, साइटोप्लाज्म को ठीक ठाक रखने का, मतलब जो भी सड़ा गला टूटा हुआ है सेल ऑर्गेनेल्स या बाहरी पदार्थ, उस सब को हटाने का काम किसका है? लाइसोसोम का। तो लाइसोसोम, हाँ बाबू। तो नेक्स्ट डे हम लोग टिश्यू देख लेंगे। जो भी टिश्यू के से संबंधित प्रॉब्लम वगैरह होगा वो पूछ लीजिएगा अपना। और अब हम आगे बढ़ जाते हैं अगला दिन के लिए।